हेलो गाइस। आप सभी साथियों का अपने यूट्यूब चैनल सत्या एजुकेशन में स्वागत करता हूँ। बी आज बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास थर्ड है। पेपर फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट, शिक्षा के उपकरण कौन कौन से होंगे, और इसमें हम आज शिक्षा के उपकरण में परिवार की भूमिका के बारे में पढ़ेंगे। तो ये देर न करते हुए अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं। एजेंसीज ऑफ एजुकेशन मतलब शिक्षा के उपकरण। शिक्षा का उपकरण क्या होता है, अर्थ क्या है? व्यापक अर्थ में संपूर्ण वातावरण व्यक्ति की शिक्षा का साधन है। क्या है? संपूर्ण वातावरण व्यक्ति की शिक्षा का साधन है। जैसे हम किसी वातावरण रहते हैं तो वहाँ पर हम समाज वातावरण के बारे में अध्ययन करते हैं और वहाँ की स्थितियों और परिस्थितियों के बारे में अध्ययन करते हैं और वहाँ के समाज के बारे में अध्ययन करते हैं। फिर इस वातावरण में कुछ तत्व अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, और जैसे घर है, विद्यालय, चर्च, प्रेस, व्यवसाय, सार्वजनिक जीवन, मनोरंजन और दिए गए कार्य। ये डिफिनेशन जो है सर एडकेर थॉमसन ने दी थी। तो उन्होंने बताया है कि संपूर्ण वातावरण में जो भी स्थित होता है, स्थित होता है उसके बाद क्या है, व्यक्ति के वो सब क्या है, सभी साधन हैं। चाहे वातावरण हो या परिवार हो या घर हो या विद्यालय हो या चर्च हो या व्यवसाय हो, सभी क्या है, शिक्षा के साधन के रूप में हम इनसे ज्ञान अध्ययन उसमें जाकर अध्ययन करते हैं। मीनिंग ऑफ एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के उपकरण के का अर्थ क्या होता है? मतलब साधन शब्द जो है अंग्रेजी भाषा के एजेंसी का हिंदी हिंदी रूपांतरण है। एजेंसी का अर्थ है एजेंट। एजेंसी का जो अर्थ होता है एजेंट होता है, और इसका कार्य जो करता है एजेंट करता है, एजेंट की तरह करता है। एजेंट से हमारा अभिप्राय उस व्यक्ति पर वस्तु से होता है जो कार्य करता है या प्रभाव डालता है। अगर हम विद्यालय में पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पर शिक्षक होता है, और शिक्षक क्या करता है, शिक्षक का प्रभाव विद्यार्थियों के ऊपर पड़ता है और विद्यार्थियों का प्रभाव शिक्षक के ऊपर पड़ता है। तो शिक्षा के साधन में वे तत्व कारण स्थानीय संस्थाएं आती हैं जो बालक पर शैक्षिक प्रभाव डालते हैं। बीडी भाटिया क्या कहते हैं? कहते हैं कि समाज में शिक्षा के कार्यों को करने के लिए अनेक विशिष्ट संस्थाओं का विकास किया जाता है या किया है। इन्हीं संस्थाओं को शिक्षा के साधन के रूप में जाना जाता है। बीडी भाटिया ने कहा कि समाज में जो भी कार्य होते हैं करने के लिए अनेक जो भी कार्य करने के लिए संस्थाएं होती हैं, उन संस्थाओं का विकास किस लिए किया गया है? शिक्षा के कार्यों को करने के लिए। इन्हीं संस्थाओं को शिक्षा के साधन के रूप में हम जानते हैं। फिर आता है शिक्षा के साधनों का वर्गीकरण। शिक्षा के साधनों का वर्गीकरण हम तीन भागों में किया है, लेकिन मुख्य रूप से दो ही भाग होते हैं इसके। नंबर एक पे आता है औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा क्या होती है कि औपचारिक शिक्षा में हम नियमबद्ध तरीके से हम शिक्षा को प्राप्त करते हैं। प्राप्त करने के बाद जिस विषय की शिक्षा हम प्राप्त करते हैं उसके विषय से संबंधित आपको डिग्री प्राप्त होती है। जैसे स्कूल में हम शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं, पुस्तकालय या व्यवस्थित मनोरंजन करते हैं, तो क्या है, औपचारिक शिक्षा के उदाहरण है। तो स्कूल में हम जाते हैं कि चार दीवारी में हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, चार दीवारी में शिक्षक आता है, पढ़ाता है, विद्यार्थी बैठता है, तो सही क्रम में क्या कहते हैं, एक पाठ्यक्रम होता है जो एक नियमित समय में उसको पूरा करना होता है, और आपका पेपर होता है, और फिर उसके बाद एग्जाम होने के बाद उसका मूल्यांकन, और उसके बाद आपको डिग्री प्राप्त होती है। अनौपचारिक शिक्षा क्या है? अनौपचारिक शिक्षा में कोई भी नियम और कानून नहीं होते हैं। यह संपूर्ण वातावरण में अपने अनियमित तरीके से आप शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इसका मुख्य जो साधन होता है परिवार होता है और घर होता है। निरौपचारिक शिक्षा जो होती है कि हम कहीं भी रहकर इस शिक्षा को हम प्राप्त कर सकते हैं। निरौपचारिक शिक्षा में इसमें आता है दूरवर्ती शिक्षा आती है, रेडियो, समाचार, सिनेमा आदि आते हैं।
रेडियो आपके पास होगा तो आप कहीं भी बैठकर कि अगर कोई प्रोग्राम आ रहा हो तो उसके बारे में जानकारी आपको मिल सकती है। समाचार सिनेमा होता है, समाचार में न्यूज़पेपर, आप कहीं भी बैठे होंगे आपको न्यूज़पेपर अगर मिल रहा होगा तो आप उससे भी सीख सकते हैं। दूरवर्ती शिक्षा जो होती है ऑनलाइन माध्यम से होती है, कि आप ऑनलाइन माध्यम से आप शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। फिर आता है औपचारिक शिक्षा के अवकरण कौन कौन से होंगे और उसकी परिभाषा क्या है। हम पिछले चैप्टर में इसके बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम कुछ सूक्ष्म तथ्यों को लेकर ही चलेंगे। तो औपचारिक शिक्षा के अवकरण क्या है कि औपचारिक शिक्षा जो है उस शिक्षा को कहते हैं जिसको बालक किसी कार्यक्रम के अनुसार नियंत्रित वातावरण रहते हुए किसी पूर्ण निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निश्चित पाठ्यक्रम ज्ञान को निश्चित शिक्षण पद्धति के द्वारा निश्चित स्थान पर निश्चित समय में समाप्त करके परीक्षा देकर क्या करता है, उपाधि ग्रहण करता। आपने हमें यही बताया था कि आप निश्चित समय में आप किसी भी पाठचर्या को एक नियम में और निश्चित समय में आप उस पाठ्यक्रम को क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। उसके बाद आपकी परीक्षा होगी, उस परीक्षा को देकर उस उपाधि को आप ग्रहण कर लेते हैं। फिर इस प्रकार की शिक्षा जो होती है कृत्रिम शिक्षा होती है, ये मानव आधारित शिक्षा होती है। ऐसी शिक्षा को प्रदान करने का मुख्य स्थान जो होता है वह मुख्य साधन जो होता है स्कूल होता है। आप स्कूल में जाकर क्या करते हैं, जाते हैं, आपको एक कक्षा में बैठकर क्या करना पड़ता है, आप अपने जिस पाठ्यक्रम में आप प्रवेश लिया होगा उस पाठ्यक्रम के अनुसार पाठ्यचर्या का आप क्या करेंगे, नियमित और निश्चित समय में आप उस पाठ्यचर्या को पूर्ण करेंगे और उसका अध्ययन करेंगे और निश्चित समय के बाद आपकी एग्जाम होगा और उसके बाद क्या होगा, उसका मूल्यांकन। उसके बाद आप उसकी डिग्री आप ग्रहण कर सकते हैं, धारण कर सकते हैं। अन्य साधन जो हैं इसके जैसे पुस्तकालय, अजायब घर होगा, निश्चित भवन होंगे और चित्र भवन और पुस्तकें हो गई। जारडीवी ने कहा है, क्या कहा है औपचारिक शिक्षा के बारे में, कि बिना समाज के साधनों और उपलब्धियों का हस्तांतरण करना संभव नहीं है। यह एक ऐसे अनुभव की प्राप्ति का द्वार खोलता है जिसको बालक दूसरों के साथ रहकर अनौपचारिक शिक्षा के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता है। एक ऐसा साधन है औपचारिक शिक्षा की जिसके माध्यम से आप किसी भी समाज को, अपनी संस्कृति को या अपनी उपलब्धि को हस्तांतरण कर सकते हैं। शिक्षा के बिना, औपचारिक शिक्षा के बिना आप किसी भी संस्कृति या सभ्यता को, आप किसी दूसरे पीढ़ी को आप हस्तांतरण नहीं कर सकते हैं जब तक आपको ज्ञान नहीं प्राप्त होगा। और इसका जो है बालकों को दूसरे के साथ रहकर अनौपचारिक शिक्षा के द्वारा प्राप्त भी नहीं किया जा सकता, कि आप दूसरों के साथ रहकर आप अपनी डिग्री को धारण कर सकें, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा उसी में औपचारिक शिक्षा में ही उपलब्ध है। अनौपचारिक शिक्षा के अपकरण क्या क्या होंगे। अनौपचारिक शिक्षा जो है उस शिक्षा को कहते हैं जो आकस्मिक और स्वाभाविक होती है। ऐसी शिक्षाओं कोई निश्चित योजना और उद्देश्य के अनुसार पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धतियाँ, स्थान और समय तथा शिक्षक आदि पूर्ण निश्चित नहीं होते हैं। इस अनौपचारिक शिक्षा में जो है कि ना तो इसमें कोई पाठ्यक्रम होता है, निश्चित होता है, ना शिक्षण विद्या आपकी निश्चित होती, ना समय से निश्चित होता है, ना ही आपका शिक्षक निश्चित हो, ना इसके कोई उद्देश्य निश्चित होते हैं। तो इस प्रकार की शिक्षा को क्या कहेंगे, अनौपचारिक शिक्षा कहेंगे। और इस प्रकार की शिक्षा हम कहाँ पर प्राप्त करेंगे, घर और परिवारों में प्राप्त करेंगे। और कहाँ प्राप्त करेंगे, जैसे होगा परिवार होगा, धर्म होगा, खेल होगा और स्वतंत्र वातावरण में स्वाभाविक रूप से बालक उसके व्यवहार को विकसित किया जा सकता है। जॉन डीवी ने कहा है कि बालक दूसरों के साथ रहकर अनौपचारिक ढंग से शिक्षा प्राप्त कर सकता है। अगर आप किसी के साथ रहते हैं तो आप उसके साथ उसके स्वभाव और जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। और साथ रहने की क्रिया ही क्या कहलाती है, साथ रहने की क्रिया ही क्या कहलाती है, शिक्षा देने का कार्य करती है। और कल्याण की प्रक्रिया देती है और विचार में शुद्धता व संजीवता लाती है। निरौपचारिक शिक्षा जो होती है क्या होती है, शिक्षा के बारे में जानेंगे। शिक्षा का अपकरण क्या क्या है।
इसमें जो है पौध शिक्षा, जन शिक्षा, सतत शिक्षा की व्यवस्था निरौपचारिक शिक्षा के द्वारा ही दी जाती है। ये वह साधन है जो इन युवकों व पौधों के लिए वरदान सिद्ध होती है कि जो इस शिक्षा में वे शिक्षा लोग शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं जिन्होंने बीच में ही शिक्षा को क्या किया, छोड़ दिया और वो क्या फिर से शिक्षा को ग्रहण करना चाहते हैं। जैसे युवा हो गया पौध, वो वृद्ध लोग है उनके लिए ये अनौपचारिक शिक्षा हो गया है, वरदान सिद्ध हुई। उन्होंने अगर अगर आप वो लोग शिक्षा अगर ग्रहण करना चाहते हैं तो निरौपचारिक शिक्षा के माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। जो शिक्षा जो शिक्षा के लिए वास्तविक रूप से निर्धारित की गई आयु में अपनी शिक्षा को पूरा नहीं कर पाते हैं, अतः वे व्यक्ति जो औपचारिक शिक्षा प्राप्त ना कर पाए और साक्षर होना चाहते हैं उनके लिए यह व्यवस्था की गई है। निरौपचारिक शिक्षा के साधन निम्नलिखित है, जैसे दूरवर्ती शिक्षा हो गई, डिस्टेंस एजुकेशन हो गई, मुक्त शिक्षा हो गई, शैक्षिक रेडियो हो गया, दूरदर्शन हो गए। इनके माध्यम से पौध और युवा लोग शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। शिक्षा के साधन के रूप में घर की भूमिका क्या है और घर के रूप में, साधन के रूप में घर कैसे उपयोगी है। तो घर क्या है, परिवार एक ऐसी संस्था है जो सर्वत्र समाज में पाया जाता है, इसलिए इसे सार्वभौमिक संस्था माना जाता है। परिवार सभी समाजों में पाया जाता है। परिवार की उत्पत्ति के बाद से ही व्यक्ति क्या हुआ, व्यक्तिगत दायरे की शुरुआत हुई, क्योंकि परिवार समाज की एक छोटी इकाई के रूप में विकसित हुआ है जहां व्यक्तिगत रूप से कुछ एक वस्तुओं तथा व्यक्तियों पर अपना व्यक्तिगत अधिकार अस्तित्व शुरू हुआ। यह एक इकाई है जिसमें माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची और भाई भतीजा, पुत्र पुत्रियां और दादा दादी जैसे संबंध परिवार में स्थापित होते हैं। तो इसमें जो है यह स्वाभाविक संस्था है क्योंकि समाज जो है सर्वत्र पाया जाता है, सब जगह समाज पाया जाता है। और समाज में क्या होता है, परिवार होता है। और समाज में ही विभिन्न कई प्रकार के परिवार होते हैं और परिवार में क्या होता है, समाज, सब परिवारों के द्वारा ही समाज का निर्माण होता है। परिवार की उत्पत्ति के बाद ही क्या हुआ कि इंसान जो हुआ व्यक्तिगत दायरे में रहने लगा और परिवार की एक छोटी समाज की एक छोटी इकाई के रूप में विकसित हो गया। तो पहले तो पुराने समय में जब हम लोग थे उस समय जो मनुष्य था तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहता था और भोजन की प्राप्ति करता रहता था शिकारों के द्वारा। धीरे धीरे क्या हुआ, उनका विकास हुआ और उन्होंने अपना समूह बनाया। समूह बनाने के बाद और परिवार के रूप में एक समाज का निर्माण किया। समाज में ही क्या हुआ, परिवार का निर्माण होने लगा। परिवार में क्या होने लगे, भाई बहन, पुत्र पुत्रियाँ और दादा दादी, चाचे चाची और माता पिता रहने लगे। फिर धीरे धीरे परिवार का निर्माण विकसित हुआ। मीनिंग ऑफ फैमिली, फैमिली शब्द जो है लैटिन भाषा के किसका है, फैमिली शब्द लैटिन भाषा के फैमुलस शब्द से बना है। यह जो है यह शब्द अल्मार ने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली में प्रतिपादित किया है। फैमिली शब्द रोमन शब्द से निकला है। फैमिली एक ऐसी सीमित संस्था है जहां पर पति पत्नी एक निवास में बच्चों सहित या बच्चों रहित रहते हैं। परिवार में कौन कौन रहता है, पति पत्नी रहते हैं और उनके साथ बच्चे रहते हैं, या बच्चे नहीं होते तो बच्चे रहित हो जाता है परिवार हो, तो इसी को हम परिवार कहते हैं, फैमिली कहते हैं। डेफिनेशन क्या है गिलबर्ट के अनुसार कि साधारणतया परिवार में एक स्त्री और एक पुरुष और एक से अधिक बच्चों के साथ अस्थायी संबंध होता है। कि गिलबर्ट ने कहा कि कोई भी साधारण परिवार होता है उसमें एक मनुष्य होता है, एक स्त्री होती है और उसके साथ उसके बच्चे होते हैं, उसको क्या कहते हैं, परिवार कहते हैं। बर्गेस और लॉक के अनुसार क्या है, परिवार जो है
ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो विवाह, रक्त अथवा गोद लेने के संबंधों द्वारा एक दूसरे से बंधे रहते हैं, एक गृहस्थी का निर्माण करते हैं। बर्गस और लॉक ने कहा कि परिवार ऐसा एक व्यक्तियों का समूह है जहां पर विवाह के बाद रक्त संबंध स्थापित होते हैं और गोद लेने के संबंधों द्वारा एक दूसरे से बंधे रहते हैं, और इसके द्वारा क्या होता है, एक गृहस्थी का निर्माण करते हैं। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली, परिवार की विशेषताएं क्या क्या है। इसमें जो जो विशेषताएं, पहले हम विशेषताओं को बताएंगे, फिर उसके बाद डिटेल में जानेंगे। एक नंबर पे आता है सार्वभौमिक संस्था होती है। एक फिर निश्चित निवास स्थान आता है। इसकी विशेषता पति पत्नी संबंध व्यवस्थापित होते हैं, यौन संबंधों की स्वीकृति प्रदान की जाती है और सामाजिक सुरक्षा होती है और अस्थायी प्रकृति होती है। जो हमारा पहला पॉइंट है सार्वभौमिक संस्था, सार्वभौमिक संस्था, परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है क्योंकि प्रत्येक समाज में परिवार किसी न किसी रूप में पाया जाता है। सभी मनुष्य किसी न किसी परिवार के सदस्य अवश्य होते हैं, इसलिए इसे सार्वभौमिक संस्था के नाम से जाना जाता है और इस परिवार के एक विशेषता के रूप में जानते हैं। निश्चित निवास स्थान होता है परिवार का। परिवार जो होगा एक किसी निश्चित समाज में स्थित होगा और लगभग निश्चित ही होता है, परंतु कुछ दशाओं में जैसे नौकरी के लिए अन्य स्थान पर बसना आदि के कारण परिवार समाप्त नहीं होता है। क्योंकि अगर हम किसी समाज में रहते हैं और नौकरी लग जाती है तो हम उस समाज को छोड़ के हम अन्य समाज में चले जाते हैं, लेकिन परिवार समाप्त नहीं होता है, इसलिए इसे निश्चित निवास स्थान के रूप में जानते हैं परिवार को। तीसरा है पति पत्नी के संबंध। पति पत्नी के बीच यौन संबंध ही परिवार का एक आधार होता है। इसके बिना परिवार कोई अस्तित्व नहीं होता। इसके बिना क्या होता है, परिवार का कोई अस्तित्व नहीं होता है। वंश को बढ़ाने के लिए परिवार का एक मुख्य कार्य है, दोनों एक दूसरे के रूप में होते हैं। स्त्री पुरुष के बिना अधूरा है और पुरुष स्त्री के बिना अधूरा है। इसके बिना हम परिवार का निर्माण नहीं कर सकते हैं। दोनों का ना तो किसी का कम योगदान रहता है और ना ही किसी का अधिक रहता है। बल्कि कहा जा सकता है कि बच्चे बिना पुरुष के पैदा नहीं हो सकते हैं। जो बच्चे हैं बिना पुरुष के पैदा नहीं हो सकते हैं। बिना महिला के बच्चा अच्छी तरह पल नहीं सकता है। बच्चे को पालने के लिए महिला की आवश्यकता होती है, जो एक परिवार का एक महत्वपूर्ण विशेषता है। यौन संबंधों की स्वीकृति, पॉइंट नंबर 4। विवाह के बाद यौन संबंध समाज की स्वीकृति मिल जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप संतानोत्पत्ति होती संतान की उत्पत्ति होती है और माता पिता तथा उनके बाल मिलकर एक परिवार का निर्माण करते हैं। परिवार का निर्माण तभी होगा जब माता पिता और उनके बच्चे मिलेंगे। विवाह से पहले मनुष्य और स्त्री यदि यौन संबंध बनाते भी हैं तो उसे वैध नहीं माना जाता है, उसको स्वीकृति समाज नहीं देता है। यदि बच्चा पैदा भी हो जाता है तो परिवार का निर्माण अपूर्ण ही माना जाता है, क्योंकि समाज इसका पूर्ण रूप से बहिष्कृत करता है। सामाजिक सुरक्षा, आज के दौर पर जो महिलाएं हैं पुरुषों के ऊपर डिपेंड रहती हैं, जो उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। क्योंकि पहले की ही रीति है कि पहले जो थे मनुष्य स्त्रियों की सुरक्षा करते थे, जिससे आज की जो महिलाएं हैं आज पुरुषों के ऊपर सुरक्षा के लिए निर्भर रहती हैं। परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे को सामाजिक सुरक्षा प्रदान भी करते हैं। सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में पुरुष महिलाओं की सुरक्षा करते हैं, उन्हें समाज के अन्य लोगों से बचाते हैं। मनुष्य जो होता है स्त्री को अन्य लोगों से बचाते हैं और इसी सामाजिक सुरक्षा के कारण जो है पुरुषों का वर्चस्व कायम हो गया और स्त्रियां जो है पुरुषों के ऊपर निर्भर हो गई हैं। बालक को आकार देने में परिवार की भूमिका क्या है। बालक को स्वयं को आकार देने में परिवार का महत्व अद्वितीय हो जाता है, क्योंकि एक परिवार जो है बच्चे का एक परिवार में जन्म से लेकर उस परिवार का सदस्य बन जाता है, उस परिवार का सदस्य बन जाता है, क्योंकि परिवार एक प्राथमिक समूह है।
अतः इसके सदस्यों जैसे माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची आदि इसमें क्या हो जाता है, घनिष्ठ संबंध हो जाता है। इस सब का प्रभाव बालक के स्वयं के आकार पर पड़ता है। जैसे लोग होंगे वैसा प्रभाव उसके ऊपर पड़ेगा। बालक को स्वास्थ्य रखने के लिए उसे व्यायाम और आराम की व्यवस्था करनी चाहिए बालक के लिए। पहला पॉइंट है। तो बालकों को व्यायाम करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। माता पिता को चाहिए कि बालक को व्यायाम करने के लिए प्रेरित करे। जहाँ तक हो सके कि माता पिता को चाहिए खेल कूद के वे बालकों के लिए उचित व्यायाम तथा खेल कूद एवं आराम की व्यवस्था करें, उचित व्यवस्था करें, जिससे बालक का स्वास्थ्य सही रहे। व्यक्ति की स्वच्छता स्वच्छता शारीरिक विकास के लिए बहुत जरूरी होता है। जो व्यक्ति की स्वच्छता होती है शारीरिक विकास के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि स्वस्थ मस्तिष्क में, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। माता पिता को चाहिए कि वे बच्चों में प्रायः दांत साफ करने, स्नान करने, नाखून साफ करने तथा शारीरिक स्वच्छता रखने की आदत डालें। सामाजिक विकास करना। घर वालों से ही बालक को सामाजिक रीति रिवाजों, उठने बैठने और अभिवादन करने के लिए ढंगों को सिखाना चाहिए, जिससे नए लोगों से मिलने में बालक को झिझक अनुभव ना हो। झिझक मीन्स शर्म ना आए। भावनात्मक विकास। माता पिता को परिवार में मैत्रीपूर्ण ढंग से रहना चाहिए। उन्हें बच्चों की उचित स्नेह प्रदान करना चाहिए ताकि उसमें भावात्मक संरक्षण की भावना का विकास हो। जैसे इमोशनल होता है, ताकि किसी बच्चे के साथ आप दुष्टता का व्यवहार करेंगे तो उसके अंदर भावात्मक संरक्षण नहीं उत्पन्न होगा। उसके साथ प्रेम, उचित स्नेह, दयालुता का व्यवहार करना चाहिए। संस्कृति का विकास। परिवार को बालक के मन में अच्छी सभ्यता और संस्कृत के बीज बोने चाहिए। इसके लिए लोगों के उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए, जैसे भगत सिंह के उदाहरण, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे महान क्रांतियों के बारे में, और अच्छे समाज सुधारक और अच्छे लोगों के उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए, जिससे बालक में सांस्कृतिक विकास हो और बालक अच्छी सभ्यता और संस्कृति के बारे में सीख सके। पॉइंट नंबर 6, धार्मिक एवं आध्यात्मिक विकास। यह लास्ट पॉइंट है। परिवार को बच्चों के धार्मिक और आध्यात्मिक विकास के लिए धार्मिक नेताओं की जीवनियों तथा धार्मिक मान्यताओं से परिचित कराना चाहिए। बच्चों को दैनिक प्रार्थनाओं और धार्मिक स्थानों में पूजा तथा ईश्वर की प्राप्ति के प्रति प्रोत्साहित करना चाहिए। बच्चों में सत्यम शिवम सुंदरम की भावना का विकास करना चाहिए। परिवार को चाहिए कि धार्मिक कथाएं जैसे रामायण हो गई, भगवद गीता हो गई, महाभारत हो गई आदि के बारे में बताना चाहिए। अच्छे धार्मिक नेताओं की जीवनियों को सुनाना चाहिए, धार्मिक मान्यताओं से परिचित कराना चाहिए, और उनको नित्य प्रतिदिन प्रार्थनाएं और धार्मिक स्थानों की पूजा के लिए प्रेरित करना चाहिए, जिससे कि उनके धार्मिक और आध्यात्मिक विकास पूर्ण रूप से हो सके। सर्वांगीण विकास होता है भावनात्मक, ज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और विज्ञानात्मक का विकास पूर्ण रूप से हो सके। परिवार को बच्चे को ऐसे सामाजिक विकास के लिए मनोवैज्ञानिक वातावरण का निर्माण करना चाहिए, जिससे रहते हुए वह खेलने कूदने के साथ साथ पढ़ने लिखने तथा सांस्कृतिक कार्यों में भी भाग लेते हुए पूर्ण रूप से विकसित हो सके। बच्चे में परिवार को चाहिए कि बच्चे का विकास, सर्वांगीण विकास करने के लिए उनके अंदर मनोवैज्ञानिक वातावरण का निर्माण करना चाहिए, जिससे कि विद्यालय व खेलने कूदने के साथ साथ पढ़ने लिखने और सांस्कृतिक कार्यों में भी भाग ले सके। जैसे संस्कृत कार्यक्रम कौन कौन से होते हैं?
जैसे घर में क्या क्या होता है, होली होता है उसमें भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, दीपावली होता है उसमें पूजा पाठ होता है, जैसे गणेश और सरस्वती जी की। तो आज सभी के बारे में परिवार को बताया, परिवार के लोगों से बच्चे को सिखाना चाहिए जिससे उसका सामग्री विकास हो सके। कल आपको